नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई न बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी प्रदूषण की, और इस प्रदूषण में सेहत को कैसे दुरुस्त रखें ये एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और आज इसी चुनौती को हम समझेंगे, कितना गंभीर ये मामला है, कितनी गंभीर ये समस्या है और इस समस्या का समाधान क्या है। तो दिल्ली एनसीआर की हवा में दिन पर दिन सांसों के लिए संकट पैदा हो रहा है। हाल यह है कि हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब कंडीशन में जा चुकी है। एक एक सांस पर खतरा मंडरा रहा है। स्थिति यह है कि हवा को साफ करने की हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। डॉक्टर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। छोटे बच्चों के स्कूल बंद हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर किया क्या जाए। आप दफ्तर में हो या घर में, प्रदूषण से राहत नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल में वो लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आज आपको अलर्ट करने, प्रदूषण के बीच सेहत का ख्याल रखने के लिए हमने हेल्थ लाइन खोली हुई है। जी हां, हेल्थ लाइन का मतलब यह कि जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे इस चर्चा में, जो आपको सेहत को दुरुस्त रखने के टिप्स देंगे, बताएंगे कितनी बड़ी चुनौती प्रदूषण हमारी सेहत के लिए है। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि जमीनी हालात की जानकारी हमें देंगे। लेकिन डॉक्टर से बातचीत की शुरुआत करें, रिपोर्टर्स के पास जाएं, उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की हवा में दिल्ली वाले इस वक्त साफ हवा खोज रहे हैं। चारों ओर स्मोक की चादर है। राजधानी की हवा का स्तर खराब से बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। दिवाली के बाद क्या हाल होने वाला है। सूर्य देवता कहीं आसमान में खोजे नहीं मिल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि दोपहर हो चली है लेकिन अभी तक उनके दर्शन कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में ये तस्वीर ये इशारा करती है कि आगे की तस्वीर और ज्यादा खराब होने वाली है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का हाल भी बेहाल है। यहाँ भी सुबह से ही स्मोक का राज है। धुएं और धुंध का यहाँ चारों तरफ कब्जा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा में फिलहाल जहर घुल रहा है। AQI सबसे खराब स्तर पे। आलम यह है कि साल 2020 के बाद दिल्ली की AQI सबसे ज्यादा है। इस वक्त मैं दिल्ली के दिल CP में मौजूद हूँ और यहाँ आपकी जहाँ भी नजरें जाए और मैं अपने कैमरा से आपको दिखा पाऊँ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ मौसम बिल्कुल धुंधला हो गया है, मानो शाम हो गई है। और दिल्ली का हाल ये है कि यहाँ सांसों पर हर मिनट संकट बढ़ रहा है। दिल्ली का कनॉट प्लेस है। यहाँ सुबह 7 बजे AQI लेवल 478 था, जो महज चंद सेकंड में 500 के पार पहुंच गया। आप देखिए यहां पर आपको AQI 478 लिख के सामने बोर्ड है, दिखा रहा है ताकि लोग भी सतर्क रहें। ये जगह जगह इस तरीके के बोर्ड इसलिए लगाए गए हैं ताकि, क्योंकि ऐसा जब मौसम आता है, जब इस तरीके से AQI 400 यानी कि सीवियर से भी सीवियर कंडीशन में जब पहुंचता है तो डॉक्टर्स मना करते हैं, खास तौर से ओपन एरिया में, ओपन इलाकों में वॉक करने से, दौड़ने से लोगों को मना करते हैं। और यहाँ तक कि जिन्हें अगर सांस की बीमारी है तो अगर जरूरी नहीं है तो घर से निकलने के लिए मना करते हैं और भी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने के लिए कहते हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकार ने सख्ती का दायरा बढ़ा दिया है। बावजूद इसके हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। सरकार की तरफ से प्राइमरी स्कूलों को जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। ग्रैप 3 जो है वो लागू कर दिया गया है। तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क पर जो है, जो निजी कंस्ट्रक्शन वर्क है, उन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ फेस्टिवल सीजन है, जो लोग अपने घरों में पेंट और तमाम तरीके के जो निर्माण कार्य करते हैं उन पर फिलहाल जो है वो रोक लगा दी गई है। लेकिन अब सरकार की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस तरीके से बचा जा सके, क्योंकि अभी फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक इसी स्थिति से लोगों को जो है वो फिलहाल जूझना पड़ेगा। बढ़ते प्रदूषण के चलते सबसे ज्यादा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। डॉक्टर्स चेतावनी दे रहे हैं कि प्रदूषण की अगर यही स्थिति रही तो ये हालात कई लोगों को शुगर का पेशेंट बना देंगे।
प्रदूषण से टाइप 2 डायबिटीज का बहुत गहरा संबंध है, खास करके जब प्रदूषण जो NO2 पार्टिकल से या PM 2.5 के साइज पार्टिकल से होता है तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उस पर इफेक्ट करता है प्रदूषण, जैसे कि एंडोथेलियल सेल्स जो कि नसों को लाइन करते हैं उनके फंक्शन पे, बॉडी फैट को एलिवेट करता है और सिस्टेमिकली पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा चिंता बच्चों और बुजुर्गों की है। लोगों के बीच सवाल बना हुआ है कि इस प्रदूषण का सामना आखिर किया कैसे जाए। पहली बात, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मतलब नींद पूरी लें, अच्छे से सोएं, 6 से 8 घंटे कम से कम। घर में रेस्ट करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। घर के अंदर जब रहते हैं तो तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें, लस्सी है, छाछ है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, सूप है, इनका ज्यादा सेवन करना चाहिए आपको। घर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो लेते हैं हम लोग, उसके जो सोर्स हैं उनका सेवन ज्यादा करना, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्ते सब्जियां हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, या ऐसे फ्रूट्स हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका खाने से हमारे एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ जाता है। कुल मिलाकर हाल बेहाल है। दिल्ली गैस चैम्बर में बदल चुकी है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर ने सरकार की हर कोशिश को बेमानी बना दिया है। ऐसे में सवाल है, आखिर इस प्रदूषित हवा का सामना कैसे किया जाए और खुद की सांसों को प्रदूषण के इस आपातकाल से कैसे बचाया जाए। दिल्ली से मनीष चौरसिया, नीतू झा, हिमांशु मिश्रा, अमित भारद्वाज, सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और सबसे पहले परिचय आपका हम करवा दें। इस गंभीर समस्या पर बात करने के लिए कौन कौन से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। देश के जाने माने डॉक्टर्स इस समय हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। डॉक्टर पुनीत गुप्ता जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा डॉक्टर मनीष मनान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, HOD हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के पारस हेल्थ केयर से। इसके अलावा डॉक्टर RP सिंह सीनियर फिजिशियन कैनविन हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और जब बात आती है प्रदूषण पे, सांसों के संकट की जब बात आती है प्रदूषण के दौरान, तो सबसे ज्यादा असर हमारी सांसों पर ही पड़ता है। लिहाजा मैं सबसे पहले रुख करूंगा डॉक्टर पुनीत गुप्ता का। डॉक्टर पुनीत, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि प्रदूषण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरीके से इफेक्ट करता है, कितना घातक उसके लिए साबित हो सकता है जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं। देखिए, जैसे एयर पोल्यूशन के अंदर जो हानिकारक गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो कि हमारी सांस के साथ डेली हर ब्रेथ के साथ वो अंदर जाता है। तो अंदर जाने में सबसे पहले एक्सपोजर थ्रोट में होगा, तो पेशेंट्स को थ्रोट इरिटेशन, ड्राई कफिंग, हर की गले में कुछ खुजली सी लगती रहती है और खांसी आती रहती है जी, ये प्रेजेंटेशन होती है। और जो अस्थमा के पेशेंट हैं या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, उनकी सांस जो फूलने का बीमारी होती है वो बढ़ जाती है। और जब वो सांस फूलने की बीमारी बढ़ जाती है तो इस तरीके के पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है और ऑक्सीजन उनकी ब्लड की कम होने लगती है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि जो हानिकारक गैसेस हैं डायरेक्टली लंग्स में हर ब्रेथ के साथ जाती हैं जी। और उसका जो बुरा डॉक्टर पुनीत, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन जी, डॉक्टर पुनीत, यहाँ पे जो एक सिचुएशन बताई जा रही है, जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल से जुड़े हुए हैं, उनका कहना यह है कि इसमें दो चीजें हैं। जो पार्टिकुलेट मैटर है उनकी भागीदारी इस पॉल्यूशन में ज्यादा है। PM 2.5, PM 10 जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पर तो PM 1 की भी बात हो रही है, लेकिन उसको भी कैलकुलेट उस तरीके से नहीं किया जा रहा, मापा नहीं जा रहा। जहां तक बात है सल्फर की और अन्य हानिकारक गैसों की, उनकी मौजूदगी कम महसूस की जा रही है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिहाज से समझें इसको, तो PM 2.5 और PM 10 कैसे हानिकारक साबित होते हैं? क्या ये भी उतने ही हानिकारक है जितने गैसेस? जी बिल्कुल उतने ही हानिकारक हैं। जैसे पार्टिकुलेट मैटर जो स्मॉल साइज का होगा वो लंग्स में डीप अंदर तक जा सकता है और जो एल्वियुलर लेवल पे जाके जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है वहां पे डिपॉजिट हो जाता है और उसका फंक्शन ऑक्सीजन CO2 जो एक्सचेंज होता है उसमें इफेक्ट करता है। जो लार्जर पार्टिकुलेट मैटर होता है वो हमारे अपर एयरवेज में, जैसे नोज में, थ्रोट में, वहां पे वो स्टिक हो जाता है और उसकी वजह से लोकल सिम्टम्स आते हैं जी। तो पार्टिकुलेट मैटर तो इस तरीके से प्रेजेंट करता है, बट उसके साथ साथ गैसेस भी होती हैं जो कि केमिकल इफेक्ट लंग्स पे डालती हैं। आता हूं मैं डॉक्टर पुनीत आपके पास में सीधे। डॉक्टर मनीष मनान का यहां पर रुख करना चाहूंगा जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये प्रदूषण वैसे तो सबके लिए हानिकारक है, लेकिन कहा जाता है कि एज ब्रैकेट की अगर बात करें तो उसमें बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं। इसमें बच्चों के लिहाज से ये पोल्यूशन
कितना घातक हो सकता है? सरकार ने फैसला किया है कि प्राइमरी स्कूल्स बंद रहेंगे, लेकिन क्या उसी एज वर्ग के बच्चों के लिए घातक है या उससे ऊपर के एज ग्रुप के लिए भी उतना ही घातक है? मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। बच्चों का जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो बड़ों के मुकाबले बहुत छोटा होता है। जो जितना छोटा होगा उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो उतनी ज्यादा है। जैसे किसी बड़े व्यक्ति का रेस्पिरेटरी पैसेज का साइज बड़ा है, उसमें अगर अंदर इन्फ्लेमेशन हो, म्यूकोसल थिकनिंग हो तो कंजेशन होता है। छोटे बच्चे में जरा सा भी अगर इरिटेट हो, म्यूकोसा वो एयरवेज उसके कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी एलर्जिक कॉफ, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा। अचानक ही हम देख रहे हैं कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चे अचानक से खांसी एलर्जिक कॉफ करके बहुत सारे हैं, उनमें स्पाज्म होना, हमें नेबुलाइजर देने की जरूरत पड़ना ताकि हम उनके लंग्स खोल सके। जितना छोटा बच्चा है वो उतना ज्यादा प्रोन होता है, क्योंकि उसका एक तो रेस्पिरेटरी पैसेज छोटा होता है, दूसरा बच्चों की जो सांस लेने की जो रेट है वो बड़ों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। जैसे मैं और आप, हम लोग 15 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो 20-25 बार सांस लेते हैं। नवजात शिशु जो है वो 40 से 60 बार सांस लेता है, और जितनी जल्दी जल्दी वो सांस लेगा उतना वो उस तरह की जो हवा है उसके अंदर वो जाएगी और वो उतना ज्यादा नुकसान करने की उसकी आशंका है। जी, बात आपको बता दूं, ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ही प्रॉब्लम नहीं है। आपको जान के हैरानगी होगी कि जो शिशु पैदा नहीं हुआ है, बिफोर बर्थ भी वो मां को असर कर सकता है, पैदा होने वाले बच्चे पे भी असर पड़ सकता है इस जहरीली हवा का। जी, कई स्टडीज है, कई लिटरेचर में पब्लिश्ड है कि बच्चों का जल्दी हो जाना या जिस वजन का पैदा होना चाहिए उस वजन से छोटा होना, ये एक बात, इस तरह से भी असर हो सकता है। बच्चों के ब्रेन पे भी उसका असर पड़ सकता है। बच्चों का कॉग्निशन, बच्चों में ऑटिज्म जैसे लक्षणों का आना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लक्षण जो ये बढ़ के आना, इस पे भी असर पड़ सकता है। मेटाबॉलिक डिजीजेस इन बच्चों में भी ज्यादा हो सकती है आगे चल के, यदि बचपन में इनका एक्सपोजर पॉल्यूशन से हुआ हो। तो पॉल्यूशन का असर जो है सिर्फ फेफड़ों पर नहीं, बच्चे की पूरी लाइफ पे, पूरी लाइफस्टाइल पे, ग्रोथ पे, इम्यूनिटी पे, मेंटल हेल्थ पे, सब चीजों पे पड़ता। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसे बिल्कुल वॉर फुटिंग पे इसको डील करने की जरूरत है। मैं आता हूं डॉक्टर मनीष आपके पास। मैं सीधे इस समय रुक करना चाहूंगा डॉक्टर आरपी सिंह का, जो कि सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, बच्चों की बात हम कर रहे हैं, लंग्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हाल फिलहाल में एक स्टडी और उसकी बात खूब हो रही है, वो ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रदूषण है ये हमारे शुगर लेवल को भी हाई करता है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा देता है। ये कैसा साइकिल है, ये कैसे प्रभावित कर रहा है? एग्जैक्टली, कई चीजें हैं। जब भी शरीर में कोई भी स्ट्रेस हो, या तो स्ट्रेस फिजिकल हो, एनवायरमेंटल हो, या कुछ भी हो, उससे थोड़ा बहुत या कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो तो ब्लड शुगर लेवल तो उससे बढ़ता ही बढ़ता है। रही बात प्रदूषण की, डेफिनेटली जैसे ही प्रदूषण होता है, some of the things are very very common, जैसे गला खराब हो गया, बाकी सिम्टम बता दिए गए हैं भाई आंख में क्या होता है, लेकिन किसी भी तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा तो उससे ब्लड शुगर लेवल पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड दैट विल बी गोइंग ऑन द साइड ऑफ हायर। जी, नहीं तो ये क्या हमारे पैंक्रियाज को इफेक्ट करता है या हमारी इंसुलिन का मेकिंग का जो प्रोसेस होता है शरीर के अंदर उसको इफेक्ट करता है? कैसे शुगर लेवल, मतलब हम समझना चाह रहे हैं कि बढ़ता कैसे है ये? नहीं, एक ही चीज मैंने बताई, शरीर में कोई भी स्ट्रेस हो जी, और इटसेल्फ जो पॉल्यूशन है, इट्स वर्किंग लाइक ए स्ट्रेस। हमें उसमें जिंदा रहना है, जिस तरह से अभी चल रहा है, वी हैव टू कोप विद दैट। ओके, इसके साथ साथ जितना भी ज्यादा पॉल्यूशन होगा, जितनी भी परेशानियां इससे जो है शरीर में खड़े होंगे, डेफिनेटली उससे लेवल ऑफ शुगर विल बी डेफिनेटली डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्म्स। आता हूं डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का यहां पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर स्वाति, ये बात हुई शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से हमारे जो दिल की धड़कन है, हमारा जो बीपी लेवल है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। उसको किस रूप में इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, देखिए आनंद जी, हमें ये समझना है कि जो ये पार्टिकुलेट मैटर हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जो ये जहरीली गैसेस हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, ये सब एक उत्तेजना पैदा करती है हमारे शरीर के अंदर। ये एक तरह से फॉरेन बॉडी है जो हमारे शरीर के अंदर पहुंच रही है, और इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि फिजिकली भी उत्तेजना होने की वजह से डायबिटीज जैसी समस्याएं, खून के थक्के जमने की समस्याएं, जो हमारी अंदर की कोशिकाएं हैं उनकी जो लाइनिंग है वो पूरी जो है खराब होनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से तरह तरह के हमारे शरीर के
ऑर्गन्स में जो समस्याएं हैं वो आने लगती हैं, और साथ ही ये हमारे हार्मोन्स जो शरीर में निकलते हैं उनको भी, जो उनका एक सुचारू रूप से निकलने का तरीका है, उसको ये रोक देता है और उस तरह से वो नहीं निकल पाते हैं। तो ये देखा गया है कि प्रदूषण की वजह से हम ज्यादातर फेफड़ों की चिंता करते हैं और उसी की बात करते हैं, लेकिन हमारे सर से लेके पैर तक सभी अंगों पर इसका बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। और चिंताजनक बात यह है कि आज अगर हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन प्रदूषण में हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके 10-15 दिन बाद इसका इफेक्ट वॉश आउट हो जाएगा। चिंता की बात यह है कि आने वाले वक्त में ये हमें डायबिटीज दे रहा है, हमें मोटापा दे रहा है, हार्ट अटैक होने की समस्या बढ़ेगी, लोगों में लकवा होने की समस्या बढ़ रही है, हेडेक्स है, डिप्रेशन है। तो हमारी मानसिकता पर और हमारी शारीरिक तौर पर दोनों ही तरह से ये लंबे समय तक के लिए, यहाँ तक कि हमारे जीवन काल तक के लिए ये दुष्प्रभाव डाल रहा है। और यही चिंता की बात है कि हमें इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। और जो बच्चे हैं हमारे, जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं, जिनकी लंग्स ग्रो कर रही है, जिनके ब्रेन ग्रो कर रहा है, ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, उसको इस समय पर जो क्षति पहुंच रही है वो उनको जीवन भर के लिए तंग करने वाली है, परेशान करने वाली है। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि जो भी एहतियात उठाने सरकार के तौर पर और निजी तौर पर, वो हम सभी लोगों के लिए आता हूं डॉक्टर स्वाति आपके पास, उन एहतियातों के बारे में भी बात करेंगे, सावधानियों के बारे में बात करेंगे। समस्या को तो हमने समझ लिया कितनी गहरी है, कितनी गंभीर है, अब उसके समाधान पर भी आप लोगों से बातचीत होगी। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सुबह से जिसने भी आंख खोली है, सड़क पर जो निकला है, बाहर का जो दृश्य था उससे देखकर उसे परेशानी हुई है, किसी को खांसी हुई है, किसी को नाक में दिक्कत हुई है, किसी को आंखों में जलन हुई है, किसी को हेडेक हुआ है। हम सीधे रुक करेंगे, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतू झा हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से और मनीष चौरसिया भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले तो अपनी लोकेशन बताएं, दिल्ली में आप इस समय कहां पर हैं और वहां का आसमान इस समय कैसा दिखाई दे रहा है? सुबह से हालात कुछ सुधरे हैं या फिर स्थिति और खराब हुई है? अनंत, मैं इस वक्त दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर हूं और जब भी हम इस फ्लाईओवर से गुजरते हैं हमें सामने अक्षरधाम दिखाई पड़ता है। अभी थोड़ा सा विजिबल है अक्षरधाम मंदिर, लेकिन सुबह से मैं आज फील्ड में ही हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पोल्यूशन पर ही। सुबह यहाँ से अक्षरधाम दिखाई नहीं पड़ रहा था और अभी शायद इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सन मूव होकर अक्षरधाम के ठीक ऊपर पहुंच गया है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत विजिबिलिटी है, अक्षरधाम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सुबह से ये विजिबिलिटी जीरो थी, यहाँ से अक्षरधाम मंदिर भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। AQI आज दिल्ली का ओवरऑल 500 पहुंच गया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये खतरा कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और हम बात सिर्फ दिल्ली की कर रहे हैं, लेकिन खतरा हमें समझना होगा कि पूरे दिल्ली NCR में है। आज NCR का एक भी ऐसा शहर नहीं है सिवाय गुरुग्राम के जिसका AQI 450 से नीचे का हो। सभी का AQI 450 के ऊपर का था। दिल्ली अगर 500 था तो ग्रेटर नोएडा जो कि अक्सर टॉप पर रहता है, उसका भी AQI 486 के आसपास सुबह से बना हुआ है। नोएडा का जो सेक्टर 62 का इलाका है उसका AQI 492 था सुबह, और ऐसे ही गाजियाबाद की हम बात करें तो वहां का भी AQI 400 के ऊपर था। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा कि दिल्ली में क्या कुछ चीजें की जा रही हैं पोल्यूशन से निपटने के लिए। बहुत जरूरी कि जो एडजर्निंग जो स्टेट्स हैं, जो यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है। तो यूपी में ऐसा भी बहुत कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। आनंद विहार, मनीष, सुबह हवा की गति कुछ धीमी थी, अब आप कह रहे हैं कि विजिबिलिटी में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, यानी कि कुछ स्मॉग कम हुआ है या फिर नीचे सेटल डाउन हुआ है। तो क्या हवा की गति में कोई फर्क आया है सुबह से लेकर अब तक? अभी तक मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ है। हालांकि जब आप ऊंचाई पर खड़े थे, इस वक्त में एक फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ, यहाँ आपको हल्की फुल्की हवा महसूस होती है, लेकिन जैसे ही आप प्लेन में जाते हैं आपको हवा महसूस नहीं होती है। अगर हवा होती तो ये पार्टिकल्स इतने नीचे ना होते, पोल्यूशन इतना जबरदस्त आपको महसूस नहीं हो रहा होता। आता हूं मनीष, मैं आपके पास नीतू का रुख करना चाहता हूं। नीतू इस समय हमारे साथ दिल्ली से विजय चौक इलाके से हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीतू, मनीष ने तो दिखाया कि अक्षरधाम मंदिर जो सुबह बिल्कुल विजिबल नहीं था, थोड़ी विजिबिलिटी का सुधार हुआ है, यानी कि कुछ स्मॉग का लेवल कुछ कम हुआ है, लेकिन AQI अभी भी खतरनाक स्थिति में है। आप जिस जगह पर हैं वहां के हालात कैसे हैं? हालात थोड़े जरूर बदले हैं। मेरे सहयोगी मनीष जो बता रहे थे वही स्थिति यहाँ की भी है, क्योंकि सूरज दिन बढ़ते बढ़ते सिर पर आ जाता है, तो अभी थोड़ी विजिबिलिटी जरूर बढ़ी होगी। सुबह जब हम यहीं से लाइव दे रहे थे तो शायद मेरे पीछे देख पाना भी मुश्किल था। तब जब हम अपने दर्शकों को पीछे दिखा रहे थे तो पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब
स्थिति थोड़ी बदली है, थोड़ी सी विजिबिलिटी जरूर बढ़ी है, लेकिन अगर आप पूरी तस्वीर बदलने की बात करें तो ऐसा नहीं है। अभी भी जो AQI है वो खराब ही है। अगर आप घर से बाहर निकले हैं, जैसे हम यहाँ मौजूद हैं, तो आपकी आंखों में जलन होना, सांस अगर नीतू आप कैमरा पैन कर पाए जिस जगह पर आप खड़ी हैं, अगर उस जगह को मैं सही से समझ रहा हूं तो यहां से खड़े होकर इंडिया गेट साफ दिखाई देता है साफ मौसम के अंदर। इस समय क्या इंडिया गेट विजिबल है? बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी अंकित से कहूंगी, अंकित आप एक बार पैन करके हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कितनी विजिबिलिटी है, अगर हम पीछे की भी तस्वीरें दिखा पाएंगे। लेकिन अनंत, जब इससे पहले भी हम लाइव दे रहे थे और हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की थी, तो दिन के वक्त जब हम वॉक थ्रू कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो इंडिया गेट नहीं दिख रहा था। और फिलहाल यहाँ आपको थोड़ी बहुत तस्वीरें बदली हुई जरूर नजर आ रही होंगी, लेकिन आपको एक स्मोक की चादर बिल्कुल अभी भी नजर आ रही होगी तस्वीरों में, क्योंकि बहुत ज्यादा तस्वीर नहीं बदली है। जो मनीष बता रहे थे वही मंजर यहाँ पर भी है कि धूप थोड़ी बढ़ी तो जो लाइट है वो बढ़ी, तो हमें थोड़ा बहुत विजिबिलिटी नजर आई। लेकिन अगर आप कहेंगे कि दिन बढ़ते बढ़ते शायद तस्वीरें बदली प्रदूषण की, तो प्रदूषण की तस्वीरें बिल्कुल वैसी बनी हुई है अनंत। और दिल्ली में तो फिलहाल सांस लेना मुश्किल है। आप आता हूँ नीतू आपके पास आता हूँ, बस सीधे डॉक्टर पुनीत का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अब ये समस्या बेहद गंभीर है, गहरी है, ये तो सब लोग जानते ही हैं। ये कैसे इफेक्ट कर रही है ये भी हमने आपसे समझा। अब बात ये आती है कि हम उपाय क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, क्योंकि एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है इस आसमान को साफ करने के लिए, जो एक दो दिन में नहीं होगा। अब एक दो दिन में हमारे लेवल पर हम क्या कर सकते हैं अपने फेफड़ों को इस प्रदूषण से बचाने के लिए? देखिए, इसमें दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक इंडोर पोल्यूशन जो हमारे घर के अंदर है, जिसमें हम 12 घंटे एटलीस्ट रहते हैं, और एक आउटडोर पोल्यूशन। जैसे अभी मैं देख रहा था कि सूरज के ऊपर उगने से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से जैसे ही जो पार्टिकुलेट मैटर है वो सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए विजिबिलिटी भी बढ़ती है। तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो से 11 बजे तक और लेट इवनिंग आवर्स, इसमें बिल्कुल प्रिकॉशन लें कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें जब तक कोई जरूरी काम ना हो। और अगर घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो एटलीस्ट N95 मास्क लगा के निकलना है। बच्चों को भी अगर स्कूल जाते हैं तो वो लगा के जाना है। और जब सनलाइट आ जाती है दोपहर के टाइम में, तो उस वक्त थोड़ा बहुत एक्सपोजर कम हो जाता है, तो हम अपने काम उस वक्त के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी इंडोर पोल्यूशन में, क्योंकि घर के अंदर भी हवा सर्कुलेट होती है तो पोल्यूशन आ जाता है, तो उसमें गुड क्वालिटी हम एयर प्यूरिफायर यूज करें। और सर्टेन प्लांट्स होते हैं जिसको हम घर के अंदर लगा सकते हैं, जैसे अरेका पाम, एलोवेरा, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं कि जिसको हम घर के अंदर लगाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें घर में ही रहना है जी। और जब बाहर जाएं तो उसमें जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको लिमिट करें कि एटलीस्ट मॉर्निंग आवर्स और लेट इवनिंग आवर्स में बाहर ना निकलें। और बच्चों के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बच्चों के जो लंग्स होते हैं वो डेवलपिंग फेज में होते हैं, तो जब उसमें प्रदूषण का एक्सपोजर होता है तो उनको बार बार कफ, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस इसके एपिसोड्स होने से लंग्स में स्ट्रक्चरल डैमेज आ जाता है, जो कि परमानेंट होता है, जो आगे चल के उनके जैसे वो एडल्ट होंगे तो उनकी लाइफ पे इफेक्ट करेगा। इस तरीके के बच्चों में बार बार आगे चल के सांस फूलना, ब्रोंकाइटिस अटैक पड़ना, निमोनिया होना, ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी ये इफेक्ट डालता है कि जो बिल्कुल जो हमारे न्यू बॉर्न बच्चे हैं अप टू 10 ईयर्स, उनके जो लंग्स डेवलप हो रहे हैं, उनको आने वाले समय में जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो उनको स्पेशल प्रिकॉशन रखना है कि जितनी काम हम टाल सकते हैं नेक्स्ट 1 मंथ के लिए वो करें। डॉक्टर पुनीत आपके पास आते हैं, बाकी डॉक्टर्स के साथ भी अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर अपने दोनों संवाददाताओं मनीष चौरसिया, नीतू झा का हम शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने तुरंत इस समय के हालात हमें अलग अलग जगहों से दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज बात हो रही है प्रदूषण की, अब पोल्यूशन का क्या है हेल्थ सोल्यूशन, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन डॉक्टर्स से बातचीत को हम आगे बढ़ाएं और उनसे इस विषय पर जाने, उससे पहले हम सरकार जो कदम उठा रही है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इन कदमों के बारे में क्या कहा है, इस प्रॉब्लम को लेकर क्या क्या समाधान की कोशिशें की जा रही हैं उनके बारे में क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास चलेंगे। दिल्ली के अंदर जो वैक्यूम क्लीनर है, मशीन है, उनको समय बढ़ाने का डायरेक्शन दिया गया है। अभी तक दिल्ली की सड़कों पर 52 MRS मशीन जो है वो MCD की चल रही थी, उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि 8 घंटे की जगह उसका जो है 12 घंटे उसको चलाया जाए। उसी तरह से टोटल जो वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए 345 जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मशीनें काम कर रही हैं,
उनको भी निर्देश दिया गया है कि उनकी संख्या भी अब 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा एरियाज में वाटर स्प्रिंकलर को जो है वो पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ जो हॉट स्पॉट्स हैं उनके अलावा भी अभी तक हॉट स्पॉट्स पे फोकस करके जो है एंटी स्मॉग गन चलाए जा रहे थे। अब हॉट स्पॉट्स के अलावा भी जिन जगहों पे ज्यादा कंजेशन की स्थिति है, जिन जगहों पे इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो अब पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां पे इस तरह के गतिविधियां हैं वहां पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन को संचालित किया जाएगा। तो सुना आपने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को। तमाम तरह के उपाय कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रही हैं क्योंकि हालात में सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हर रोज AQI लेवल डराने वाले स्तर पर पहुंच जाता है। मैं सीधे डॉक्टर मनीष का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर मनीष, डॉक्टर पुनीत ने कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लंग्स को स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है। अब समझना यह है कि इससे बच्चों को बचाया कैसे जाए, माता पिता वो कौन से उपाय करें कि उनके बच्चों को ये हानि उनके लंग्स को ना पहुंचे। डॉक्टर पुनीत ने एक चीज तो बड़ी साफ कर ही दी थी और मैं भी उसको रिट्रेट करूंगा कि जब तक मौसम थोड़ा साफ नहीं होता, सुबह सुबह का टाइम और शाम का वक्त जब सूरज नहीं दिख रहा है, उस वक्त फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जो स्कूल है उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए जब तक मौसम सेटल नहीं होता तब तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थोड़ी बच्चों की अवॉइड करी जाए, क्योंकि जब भी बच्चे खेलते हैं वो सांस भी तेज तेज लेते हैं। जितना तेज तेज सांस लेंगे उतनी तेज तेज से पर्टिकुलर मैटर भी उनके लंग्स के अंदर जाएगा, वो नुकसान ज्यादा करेगा। तो आउटडोर एक्टिविटीज को बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट लिमिट करना चाहिए, एंड ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। जब तक मौसम ठीक नहीं होता, प्रदूषण ठीक नहीं होता, तब तक इसको इस वक्त रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके इंडोर एक्टिविटीज पे स्ट्रेस दिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, खाली एक्सपोजर पे बेस नहीं होता, बच्चे का जनरल हाइड्रेशन, जनरल न्यूट्रिशन बहुत मायने रखता है इसमें। अच्छा आहार लेना चाहिए, हरी सब्जियों का, फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए, हाइड्रेशन ठीक होना चाहिए। ये भी बच्चे की जनरल इम्यूनिटी में हेल्प करता है। जो चीज हम अवॉइड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत इंडोर पॉल्यूशन रहेगा। एयर प्यूरिफायर अच्छी क्वालिटी का यूज करें तो उसका शायद कुछ फायदा हो। तो जो जो चीजें करी जा सकती है वो करी जा सकती है, जितना जहां तक जरूरी ना हो। सुबह के टाइम में और शाम के समय में, जो शाम को बच्चे खेलते हैं, जब तक पॉल्यूशन ठीक ना हो, मैं समझता हूँ ये हमें अवॉइड करना चाहिए। स्कूलों में भी अभी तक इंडोर क्लासेस ही करें जब तक, ये मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन, पता नहीं कितने दिन चलेगा ये इस स्तर का जो पॉल्यूशन लेवल है। अब डॉक्टर मनीष, ऐसे में ये समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि एक्सपोजर, इस एटमॉस्फेयर में बच्चों का एक्सपोजर कितनी, अगर उसकी ड्यूरेशन की बात करें तो क्या इस एक्सपोजर का टाइम भी मैटर करता है कि कितनी देर तक बच्चा बाहर है, कितनी देर तक बाहर रह सकता है, रहना चाहिए, क्या ये भी मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है कि कितनी देर तक एक्सपोज होता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा सा एक्सपोज हुआ, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। जो जितनी ज्यादा देर तक एक्सपोज होता है, जितना उसने पर्टिकुलर मैटर इनहेल किया है, सेकेंडली उसकी खुद की इम्यून सिस्टम कैसा है, वो कैसा उसकी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है, उसका जनरल न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है बच्चे पे। तो इट्स ओवरऑल, ये सब चीजें, मतलब अकेली एक चीज नहीं है, तो सब चीजों को मैटर करता है। जी डॉक्टर भाई, बच्चों की क्योंकि बात हो रही है, माता पिता इस समय काफी डरे हुए भी हैं, चिंतित भी हैं, जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं। सरकार ने दिल्ली के अंदर प्राइमरी स्कूलों को तो बंद कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस की बात की है, लेकिन क्या प्राइमरी लेवल तक के ही बच्चों को, मतलब छोटे दुधमुहे बच्चों से लेकर प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को ही खतरा है, या उससे उम्र के बड़े बच्चे भी इस खतरे से उतने ही प्रभावित होंगे? नहीं, देखिए, खतरे से तो हर कोई प्रभावित है, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो। छोटे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी पैसेज का जो साइज है वो बड़ों के मुकाबले काफी छोटा होता है। करीब 1/4 साइज होता है उनके ट्यूब्स का, जो रेस्पिरेटरी एयरवेज है। और उनके अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन होना या कंस्ट्रिक्शन होना या ब्रोंकाइटिस होना की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए छोटे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जितना छोटा बच्चा उतना ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। आता हूं डॉक्टर मनीष आपके पास। मैं डॉक्टर आरपी सिंह का यहां पर फटाफट रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, अब जो लोग पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, किसी को मान लीजिए अस्थमा है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को डायबिटी है, कोई बीपी का पेशेंट है, किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी को किडनी की दिक्कत है, अब ये लोग, उनके लिए चैलेंज और बड़ा हो जाता है। अब ये लोग क्या करें, ये क्या उपाय करें? Always prevention is better than cure. जी, डॉक्टर मनीष ने, डॉक्टर पुनीत ने नट शेल में सारी चीजें बता दी हैं। अल्टीमेट एम है हमारा इधर हाउ टू रिड्यूस द पोल्यूशन, और अगर हम उस लेवल को थोड़ा सा भी कम करेंगे सबके लिए बहुत बेहतर हो। नो डाउट
जैसे ही बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसी तरह से जो ओल्ड एज है 60+, इन सब की इम्यूनिटी डेफिनेटली एज के हिसाब से थोड़ी बहुत कम होती रहती। उन लोगों को डेफिनेटली दे नीड द स्पेशल प्रिकॉशंस। भाई थोड़ा सा जो टाइमिंग वगैरह बताया, मॉर्निंग का टाइम, अगर आप सुबह वो वॉक कर रहे हैं तो एटलीस्ट दे कैन चेंज द टाइम, दोपहर में कर ले, कोई ऐसी बात नहीं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू द ऑफिस। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम तब्दील कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा मैं एक बात कहूँ, क्यों ना हम उसी चीज को, जिस चीज से पॉल्यूशन वगैरह इतना ज्यादा हो रहा है, उससे कम करने की कोशिश करें। हम अपने प्राइवेट व्हीकल को एक दरकिनार करके कम से कम एक ही तरफ हम ऑफिस में जा रहे हैं तो एटलीस्ट 4 या 5 लोग पूल कर सकते हैं बड़े आराम से। दूसरा ये है, गवर्नमेंट ऑलरेडी टेकिंग द एक्शन ऑन दैट। कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन साइट है, कुछ दिन के लिए जब तक कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा है, उन्हें भी हम एटलीस्ट बंद कर सकते हैं जी। यही 2-3 चीजें हैं जिससे हमें पब्लिक अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और डेफिनेटली देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ शाय। भाई हम अगर इकट्ठे भी किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? तो एटलीस्ट अप टू सर्टेन लेवल वी कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ द पॉल्यूशन। चलिए, मैं डॉक्टर स्वाति का यहाँ पर रुख करूँ। आप डॉक्टर स्वाति, अब ये जो पेशेंट्स हैं जो अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं, मान लीजिए, अब उनके लिए तो समस्या और बढ़ जाती है। ये जो पॉल्यूशन का लेवल है, कह रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है। क्या ये दवाइयों के इम्पैक्ट को भी कम करता है? देखिए, दवाइयों के इम्पैक्ट की बात तब आती है जब हमारा स्तर अगर बढ़ रहा है। जैसे कि अगर हम डायबिटिक पेशेंट देख रहे हैं कि उनका शुगर लेवल और ज्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ रहा है, तो हमें उनके निश्चित तौर से दवाइयां बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। या जैसे देखते हैं कि दमा के मरीज हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी इस वक्त जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उन्हें इनहेलर जैसे वो शायद पहले हफ्ते में एक बार लेते थे या कभी कभी जरूरत पड़ती थी, तो आजकल सुबह शाम लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से जो दवाइयों की जरूरत है वो बढ़ जाती है जब आपकी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर छाती में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, आपको एलर्जीज हो रही है इस पोल्यूशन की वजह से, आंखों के में जलन हो रही है, तो आपको आंखों में दवा डालनी पड़ेगी। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं लोगों में आती जाएंगी, उस हिसाब से हमको दवा में इजाफा करना पड़ेगा या फेरबदल करना पड़ेगा, ये तो डेफिनेट है। दूसरी जो जरूरी चीजें, देखिए, अगर मैं कैप्सूल फॉर्म में बोलूं तो मास्क लगाना सबके लिए बहुत जरूरी है। हमको उस वक्त बाहर निकलना है जबकि AQI लेवल थोड़ा कम हो या हमें मौसम थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है, और खास तौर से हमें हैवी एक्सरसाइज या कोई भी मशक्कत का काम हमें इस वक्त पोल्यूशन में बाहर नहीं करना है। तो अगर आप जॉगिंग, रनिंग, कुछ भी, साइकिलिंग, इस तरह की चीज भी कर रहे थे, तो आप दिन में अगर निकल रहे हैं तो सिंपल वॉक ही करिए, कोई हैवी एक्सरसाइज इस वक्त नहीं करिए। कोशिश करिए कि वो एक्सरसाइजेस आप घर के अंदर इस वक्त कर पाए, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। और आप घर में योगा, वेट एक्सरसाइजेस, इस तरह की तमाम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको वही फायदा मिलेगा जो बाहर आपको एक्सरसाइज करके मिलता है। तो एक ये। तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि पानी या तरल पदार्थ हमें अच्छी मात्रा में लेना है, ताकि जो पॉल्यूटेंट्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं वो हम फ्लश आउट कर सके। चौथा, हमें अच्छा खान पान रखना है ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के अंदर पहुंचे और ऐसी चीजों से बचे जो उत्तेजना और कर दे। जैसे कि हम बात करें, फ्राइड फूड्स है, प्रोसेस्ड फूड्स है जिनमें शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, या जो है बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेडन फूड्स है, इनसे हमें बचना है, क्योंकि ये और पोल्यूटेंट्स की मदद करेंगे। तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर हम अच्छा खाना खाएं, नींद अच्छी लें, और हम इस वक्त बिल्कुल जो है बाहर जब भी निकले तो मास्क लगाकर निकले, तो हम काफी हद तक अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले 14-15 दिन बहुत ज्यादा हमें दिक्कत देने वाले हैं। डॉक्टर पुनीत, आपके पास आता हूं मैं। अगर लंग्स के लिहाज से मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि जब बात सांस की होती है तो लंग्स की बात आती ही आती है। आपने एक कहा था कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन अगर किसी के साथ हो रही है और उसको टाइमली मेडिकल एड पहुंचाना जरूरी है, तो क्या इसके सिम्टम्स भी होते हैं? क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वातावरण की वजह से हो रहा है, मौसम की वजह से हो रहा है, प्रदूषण की वजह से हो रहा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात कई बार विपरीत हो जाते हैं। तो कब सचेत हो जाना है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, रेस्पिरेटरी फेलियर में सबसे पहले जो सांस है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप किसी को सांस की प्रॉब्लम पहले से चल रही है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तो उनका ब्रीदिंग पैटर्न, उनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे सांस बढ़ेगी, कफ का कलर चेंज होना, कफ का कलर पीले रंग का हो गया है या कोई फीवर आ गया है, और रेस्पिरेटरी रेट भी उनका इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट वॉल के मूवमेंट्स जो होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स के जो बीच के स्पेसेस होते हैं, वो अंदर धंसने लगते हैं, और उसका इफेक्ट हम बहुत इजीली
जो पल्स ऑक्सीमीटर जो आजकल सभी घरों में होता है कोविड के बाद, तो उससे हम देख सकते हैं कि वो टुवर्ड्स 90s की तरफ जाने लगेगा। रेस्पिरेटरी रेट हाई है और ऑक्सीजन डाउन जा रही है और रेस्पिरेटरी मसल्स इनवर्ड मूवमेंट हो रही है। और पेशेंट जो सीवियर अटैक होता है उनके नोज के नथुने होते हैं वो भी फूलने लगते हैं, एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन ये भी वर्क करने लगती हैं और पेशेंट को थोड़ा सा इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन इस तरफ जाने लगता है पेशेंट। तो इसे ये समझ जाना चाहिए कि ये रेस्पिरेटरी फेलियर का अटैक है, इसमें तुरंत नेबुलाइजेशन की जरूरत होगी, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होगी। तो अभी जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन पर हैं उनको अपनी मेडिसिन रेगुलरली बिल्कुल बिना छोड़े लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट रखना चाहिए कि कब उनको तुरंत इमरजेंसी होती है तो कहाँ कांटेक्ट करना है। और कुछ जो वार्निंग साइन है वो मैंने ऐसे बता दिया है कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना, स्पूटम का बलगम कलर चेंज होना, फीवर आना और ऑक्सीजन डिप करना, ये 4 चीज नोट करके रखें। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि इनिशियल फेज में ही हम इसको रोक सकते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर को इनिशियल फेज में अगर नेबुलाइजेशन ऑक्सीजन मिल जाए तो उसको वहीं पे रोक सकते हैं। मैं डॉक्टर मनीष का फटाफट रुक करता हूं। डॉक्टर मनीष, अब बच्चों की जब बात आती है और बच्चों के मामले में तो सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है, मामला सेंसिटिव हो जाता है। दवाएं देने में भी हमें बहुत एहतियात बरतनी होती है, उनके खान पान में भी बहुत एहतियात बरतनी होती है। हमने बात तो कर ली, समस्या क्या है, उनके खान पान से जुड़े अगर कुछ टिप्स आप दे सकें बच्चों के लिए इस मौसम में जो उनको स्वस्थ रखें। बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने। मैं बताऊं, मैं इनवेरिएबली जब बच्चों से पूछता हूं, बच्चों की माँ से पूछता हूं खाना कैसे खाता है, सब्जी क्या खाता है, आधे से ज्यादा बच्चे कहते हैं आलू खाता है, पोटैटो को सब्जी समझते हैं। हरी सब्जियों का सेवन, अगर बच्चे की हम सेहत की बात करें, खाने की बात करें, 1/4 जो मील है वो हरी सब्जी होना चाहिए, 1/4 फल होना चाहिए, 1/4 कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि चावल रोटी वगैरह हो गया और 1/4 प्रोटीन जिसमें एग हो गया, दाल हो गया, उसके साथ दूध या दही और पानी का खूब सारा सेवन होना चाहिए। बिल्कुल प्रोपोर्शनेट डाइट अगर होगी, बच्चे का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, हाइड्रेशन ठीक होगा, तो वो किसी भी समस्या से निपटने में सक्षम होगा। दूसरी चीज, जब भी पेरेंट्स नोट करते हैं कि बच्चे में थोड़ी खांसी हो रही है, समस्या बढ़ रही है, तो उसका समाधान जल्दी करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा रात को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चलो सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं सारे पेरेंट्स से कहता हूं कि यदि रात में बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, आप उसी समय डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाइए। खुद की सांस रोक के देखिए, सांस अगर रुकती है तो कितनी मुश्किल होती है। आपको नहीं पता उसको क्या फील हो रहा है, उसका सैचुरेशन डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको कितना कम हो रहा है। तो इन चीजों को सावधान रहना चाहिए और सेंसिटिविटी इसमें थ्रेशोल्ड लोगों का लो होना चाहिए इमरजेंसी में ले जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष आपका और बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आरपी सिंह शुक्रिया आपका, डॉक्टर स्वाति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पुनीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अहम बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए।